गुर्दों पर पाई जाने वाली पानी वाली थैलियों के बारे में हमारी वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस की सिंपल सिस्ट जो रोज़मर्रा अल्ट्रासाउंड कराते हुए हमें देखने में आती हैं। और इस तीसरी वीडियो में हमारा बड़ा टॉपिक होगा एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़, यानी कि वो सिस्ट जो डायलिसिस के पेशेंट की किडनी में बनती हैं। और उसके अलावा मैं सिर्फ नाम मेंशन करूँगा उन डिजीज़ के जो कि गुर्दे में पानी वाली थैलियाँ बना सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर होती हैं और उनकी मैनेजमेंट और उनके नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। सिर्फ आपको डराने के लिए मैं उनके नाम ज़रूर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़ हमें एक्चुअली 18वीं सदी से पता है, जब कुछ डॉक्टरों ने ऑटोप्सी पे देखा कि ऐसे मरीज़ जो कि बहुत ही लंबे अरसे तक सिक होकर मर जाते हैं, उनके गुर्दों में पानी वाली थैलियाँ बनी होती हैं। उसके बाद जब डायलिसिस वर्ल्ड वार 2 के बाद स्टार्ट किया गया तो 1977 में कुछ और डॉक्टर्स ने जब डायलिसिस के पेशेंट की ऑटोप्सी देखी तो उन्होंने अंदाज़ा किया कि ये वही सिस्ट हैं जिनकी बात 18वीं सदी के साइंसदान कर रहे थे। तो वहाँ से एक नई बीमारी को ऑर्गेनाइज करके क्लासिफाई किया गया, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़। ये सिस्ट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट और डायलिसिस के पेशेंट में ही डेवलप होती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये थैलियाँ गुर्दे के मरीज़ों में बनती क्यों हैं। तो कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जब आप लेट स्टेज किडनी डिजीज़ में होते हैं या डायलिसिस पर जाते हैं तो क्योंकि गुर्दे का टिश्यू नकारा हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एट्रोफी कहते हैं, तो उसकी वजह से कुछ जगहों पर जो पेशाब बनाने वाली नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं और कुछ जगहों पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके सिस्ट या थैलियों की शक्ल ले लेती हैं। ये वो बेसिक मैकेनिज़्म बताई जाती है जिसके ज़रिए गुर्दे के मरीज़ों में पानी वाली थैलियाँ बनती हैं। अब ये डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले भी बनना शुरू हो जाती हैं तकरीबन 10 से 20% लोगों में, लेकिन वो लोग जो तकरीबन 8 से 10 साल डायलिसिस पर हैं, हाँ जी 8 से 10 साल, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ अच्छा क्वालिटी डायलिसिस होता है वहाँ पे डायलिसिस के मरीज़ों का 10, 15, 20 साल ज़िंदा रहना कोई हैरानगी की बात नहीं होती। इसलिए जब इन डायलिसिस के मरीज़ों को जो तकरीबन 8 से 10 साल तक डायलिसिस पर थे, इनके गुर्दों को मरने के बाद देखा जाए तो तकरीबन 90-100% लोगों में ये पानी वाली थैलियाँ होती हैं। इसलिए इस डिज़ीज़ को स्पेसिफिकली किडनी डिजीज़ या डायलिसिस से रिलेटेड सिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। तो इन थैलियों की सिम्टम तकरीबन उसी तरह की होती हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में होती हैं, यानी कि इनमें ब्लीडिंग हो सकती है, इनमें खून जमा हो सकता है और ये खून इनको फाड़ कर बाहर पेट में भी निकल सकता है। इन थैलियों में इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से बुखार, फीवर या बहुत ज़्यादा सीवियर सेप्सिस भी हो सकती है। इन थैलियों में कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है जो कि अल्ट्रासाउंड पर बड़ी कंसर्निंग नज़र आ सकती है। इसके अलावा ये थैलियाँ एरिथ्रोपोइटिन भी प्रोड्यूस करती हैं। नॉर्मली जब आपको गुर्दे का मर्ज़ होता है तो जिस्म में एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाता है, लेकिन ये पानी वाली थैलियाँ एक्चुअली ट्यूमर फॉर्म में चेंज होकर ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं और आपका ब्लड लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नेफ्रोलॉजिस्ट को अपने डायलिसिस वाले पेशेंट में पहली दफ़ा सस्पिशन होता है कि इस पेशेंट को एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़ है और इवन चांसेस हैं कि ये कैंसर की तरफ कन्वर्ट हो रही हो। और यही वजह है कि इससे अगला स्टेप यूजुअली इन सिस्ट का यही होता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसी कैंसर को मद्देनज़र रखते हुए इनकी सारी मैनेजमेंट, सर्विलेंस और फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। इनका साइज़ यूजुअली माइक्रोस्कोपिक से लेके यानी कि इतनी छोटी कि आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र भी ना आए, तकरीबन 3 सेंटीमीटर या उससे भी बड़े साइज़ में जा सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? इन सिस्ट को यूजुअली हम नहीं छेड़ते, इनको पड़ा रहने देते हैं जब तक कि इनके ज़रिए कुछ अलामात ना होनी शुरू हो जाए या पेशेंट तंग होना ना शुरू हो जाए। अब ये अलामात और पेशेंट के मसले हो सकते हैं इन्फेक्शन की सूरत में, ब्लीडिंग की सूरत में, ब्लड ज़्यादा बनाने की सूरत में, और इनको अकॉर्डिंगली ही ट्रीट किया जाता है। इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है, अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो बाज़ औक़ात इसको एस्पिरेट करना पड़ता है, सुई डालकर निकालना पड़ता है,
और इसी तरह अगर ये मलिग्नेंसी की तरफ जा रही हो तो फिर सोचा जाता है कि आया इस पूरी किडनी को निकाल दिया जाए या ना निकाला जाए। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? तो अमूमी तौर पर ये किडनी का निकालना या ना निकालना सिस्ट के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर 3 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट हो और लगे कि ये कैंसर की शक्ल ले चुकी है तो बड़ी सीवियर किस्म की डिस्कशन होती है कि आया सिर्फ सिस्ट को निकाला जाए, आधी किडनी निकाली जाए या पूरी किडनी निकाली जाए। लेकिन जब इस सिस्ट का साइज़ 3 सेंटीमीटर से बड़ा होता है तो डिस्कशन पूरी तरह इस तरफ चली जाती है कि इस किडनी को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इस कैंसर ने बढ़कर पूरी बॉडी में फैल जाना है और इसको निकाले बगैर ट्रीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसी किडनी कैंसर और किडनी को निकालने के वक्त एक और क्वेश्चन ज़हन में आता है कि दूसरी किडनी के बारे में क्या हाल है। अगर एक किडनी की सिस्ट ट्यूमर या कैंसर में कन्वर्ट हो गई हैं तो क्या चांस नहीं है कि जो दूसरी साइड वाली किडनी है उसको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि फाइनली उसने भी कैंसर में कन्वर्ट होना है। तो ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक होता है। उसकी वजह ये है कि किडनीज जैसी भी हों वो बॉडी में रहकर कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती हैं और कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, किडनी को निकालने वाली सर्जरी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बड़ी हाई रिस्क होती है और इसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन, ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हत्तल इम्कान अवॉइड किया जाता है कि गुर्दा निकालने वाली सर्जरी ना की जाए। तो जब ये सिचुएशन आती है कि एक किडनी की सिस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो गई और दूसरी किडनी के बारे में सोचा जाए तो ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन होता है और हमेशा यूरोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट सर्जन और पेशेंट के नेफ्रोलॉजिस्ट के दरमियान ये डिस्कशन होती है कि इसके बारे में क्या पेशेंट को राय दी जाए और फिर उसकी बाकी कंडीशन देखकर उसको रिकमेंडेशन दी जाती है कि हम ये रिकमेंड करते हैं और अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करवाना है। इसी सिलसिले में अगला क्वेश्चन आता है कि अगर इस पेशेंट को किडनी में कैंसर हो गया है या दूसरी किडनी में कैंसर होने के चांसेस हैं तो आया इसको ट्रांसप्लांट किया जाए या उसका उतना ही वेट किया जाए जो कि नॉर्मल कैंसर के डायग्नोज और ट्रीट होने के बाद ट्रांसप्लांट से पहले किया जाता है। तो बाज़ लोग रेकमेंड करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट को डिले करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ट्रांसप्लांट वाली मेडिकेशन से कैंसर के स्पीड अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो इसका उतना ही वेट करना चाहिए जितना कि नॉर्मली किसी और कैंसर के सिलसिले में किया जाता है। एनीवेज, इस सारे डिस्कशन का मकसद ये है कि जो डायलिसिस का मरीज़ होता है उसके अल्ट्रासाउंड पर या अलामात की बेस पर अगर सिस्ट गुर्दे में नज़र आएँ तो उनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि इन सिस्ट के कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ बाकी सारी डिजीज़ जिनकी वजह से गुर्दे में पानी वाली थैलियाँ बन सकती हैं और ये यूजुअली सिस्टेमिक डिजीज़ होती हैं, यानी कि ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, लेकिन गुर्दे में ये पानी वाली थैलियाँ बनाती हैं जो कि अल्टीमेटली कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। और इन डिजीज़ का मैं सिर्फ नाम ही लूँगा, मैं इनको कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत रेयर हैं और आपको इनको जानने या समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले है ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिजीज़। ये आप समझें कि तकरीबन सिस्टर डिजीज़ है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। ये डिज़ीज़ बाज़ औक़ात 60वें या 70 साल के बाद तक भी अपीयर नहीं होती और अचानक पता चलता है कि आपको ये डिज़ीज़ है और ना ही इसके सिम्टम्स इतनी सीवियर होती हैं और ना ही इसके मसाइल उतने ज़्यादा होते हैं। इससे अगली डिज़ीज़ है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स। ये भी एक जेनेटिक डिज़ीज़ है और इसमें भी किडनीज़ पर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और इसी से मिलती जुलती एक बड़ी यूनिक सी एंटिटी होती है जिसको हम सॉलिटरी मल्टीलैक्युलर सिस्ट कहते हैं। ये ना सिंपल सिस्ट का क्राइटेरिया मीट करती है, ना ये जेनेटिक डिज़ीज़ है, लेकिन एक ऐसी सिस्ट है जिसके के अंदर ही बहुत सारे हिस्से हो चुके हैं और अगेन ये भी एक बड़ी रेयर कंडीशन है और सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट की डिस्कशन के लिए है। आपको इसके बारे में जानना या इसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो के साथ हम गुर्दे में बनने वाली पानी वाली थैलियों की डिस्कशन को ख़त्म करते हैं और ये लेकिन था हमारा डेली बेसिस का बुक का नॉलेज, लेकिन आपका एक्सपीरियंस शेयर करना इन कमेंट्स में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे पेशेंट डायरेक्टली रिलेट करता है।
डॉक्टर को वो बात का समझता है कि इसने सिर्फ पढ़ा है, कहीं से सुना है, कहीं से देखा है, इसका शायद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है पेशेंट्स के साथ। लेकिन जब आप कमेंट्स पे डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी डिस्कशन जनरेट होती है, जिससे ना सिर्फ हमें लर्निंग में मदद मिलती है बल्कि दूसरे पेशेंट्स को भी जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस, अपनी ओपिनियन अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।